स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम लॉ ऑप्शनल एज अ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस और डाउट्स आते हैं कि सर मैं लॉ ऑप्शनल के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बताइए जहां पर आप इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस को, पैटर्न को, PYQs के स्ट्रक्चर को तथा छोटे छोटे डिटेल्स को डिस्कस करें सो दैट हम डिसाइड कर सकें कि क्या हमें लॉ को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है या नहीं करना। इसके साथ साथ कई बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि सर हमारा लॉ में इंटरेस्ट तो है, हम लॉ पढ़ना चाहते हैं, हम लॉ को समझना चाहते हैं और इसके माध्यम से UPSC CSE मेंस एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास लॉ बैकग्राउंड नहीं। दैट मीन्स हमने अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में लॉ को स्टडी नहीं किया। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके मन में लॉ ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ डाउट है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को, इस एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को, सिलेबस के स्ट्रक्चर को, इसके साथ साथ हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, अप्रोच क्या होगी एग्जामिनेशन के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए, इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लोग कौन सी बुक लिस्ट रेफर कर सकते हो, प्लस अंत में व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल्स। दैट मीन्स अगर आप लॉ ऑप्शनल को चूज कर रहे हो तो आपको क्या चीजें करनी ही करनी है। इन सभी के बारे में डिटेल्ड वे में डिस्कशन करेंगे एंड आई होप इस वीडियो के अंत तक आपकी जो भी क्वेरीज हैं लॉ ऑप्शनल के रिगार्डिंग वो क्वेरी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आज की वीडियो लॉ ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए ही है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड आई एम अश्योरिंग यू कि इस वीडियो के अंत में आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए, पहली चीज तो आपको लॉ एज ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों चाहिए, आप चुनना ही क्यों चाहोगे। देखिए, पहली चीज जो हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सक्सेस रेट। अब जनरली बच्चे हमेशा ही पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट का सक्सेस रेट क्या है, कितने बच्चे इस एग्जाम के माध्यम से मेंस में अपीयर होते हैं, इस ऑप्शनल के सब्जेक्ट के माध्यम से अपीयर होते हैं और कितने सफल हो जाते हैं, कितनों को रैंक मिल जाता है। तो इस सब्जेक्ट का सक्सेस रेट जो है वो तकरीबन 10% से ऊपर है। दैट मीन्स हर साल अगर 100 बच्चे ऑप्शनल के माध्यम से मेंस लिख रहे हैं तो 10 से 12 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उनकी रैंक आ जाती है। तो आई थिंक इट्स अ गुड सक्सेस रेट, बहुत कम नहीं है। दैट मीन्स लॉ ऑप्शनल के माध्यम से भी आपको अच्छा रैंक मिल सकता है। लॉ ऑप्शनल ने रैंक 2 दिए, रैंक 7 दिए, तो इट्स अ सब्जेक्ट दैट कैन गिव यू अ गुड रैंक प्रोवाइडेड यू पुट इन राइट एफर्ट्स एंड विद राइट गाइडेंस। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है लॉ ऑप्शनल का वो ये है कि आपका पॉलिटी सेक्शन जनरल स्टडीज का, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस का, बहुत हद तक कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पेपर 1 में एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जब हम सिलेबस देखेंगे अभी कुछ मिनट के अंदर ही, तो आप देखोगे कि इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम GS में भी पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए। तो जब आप उनको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको GS में, पॉलिटी में भी हेल्प मिलेगी। तो आपका पेपर 2 का पॉलिटी सेक्शन में बहुत बेनिफिट होगा ड्यू टू रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके साथ साथ हमारे पास कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं लॉ ऑप्शनल में जो आपको GS में हेल्प करेंगे। जैसे हम अगर बात करें तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर में एक टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरनेशनल एफर्ट्स रिगार्डिंग प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से लेकर हम पेरिस एग्रीमेंट तक मेजर एग्रीमेंट पढ़ते हैं, जिनके माध्यम से इंटरनेशनल स्तर पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लॉज और कन्वेंशंस बनाई गई। तो जनरली वो आपको GS में भी हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ हम कई टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ के अंदर जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं वो ऑब्वियसली आपको पॉलिटी के, माफ कीजिएगा, पॉलिटी और एनवायरमेंट में भी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ RTI हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो जनरली आपको GS में हेल्प करेंगे। इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था जो बात कर रहा था इंटरनेशनल कन्वेंशंस की। हालांकि वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन जब इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो हम इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब वो कन्वेंशंस आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछी जा सकती हैं, राइट। तो इसी प्रकार जब आप लॉ पढ़ोगे, बिकॉज लॉ अलग अलग टॉपिक्स को कवर करता है, तो एनीवे आपको उन टॉपिक्स को GS में कवर करने में हेल्प मिलेगी। मैं आपको ऑलरेडी उदाहरण दे चुका हूं। नेक्स्ट, इट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं, अगर वो लॉ से रिलेटेड है, अगर वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आपको लॉ के माध्यम से उनको समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी वॉर हुआ, अभी वॉर समाप्त हुआ ही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, USA। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं कि सर
इंटरनेशनल लॉ के अनुसार क्या ऐसा युद्ध करना, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना जायज़ है, अलाउड है? क्या इंटरनेशनल लॉ इस बारे में कुछ नहीं कहता? हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर यूएन है, यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो वो क्या कर रहे हैं? तो जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ोगे, अभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल लॉ में, वो आपकी जीएस में भी हेल्प करेंगी, यहाँ तक कि वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी हेल्प करेंगी। तो दैट मीन्स जब आप लॉ पढ़ते हो तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको जीएस में भी हेल्प करेंगे, इंक्लूडिंग फॉर करंट अफेयर्स। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली बात है, लॉ आपको एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में तो सहायता करेगा ही, बिकॉज लॉ हैज टू बी प्रिसाइज, लॉ हैज टू बी प्रिसाइज। जिस बच्चे की रीजनिंग अच्छी है, जिस बच्चे की सेंस ऑफ थॉट बहुत ही इंसाइसिव है, मतलब अगर आप बारीकियों को समझ सकते हो तो ऑब्वियसली आप लॉ के अंदर बहुत अच्छा करोगे, बिकॉज लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक। इफ देयर इज समथिंग दैट इज इलॉजिकल, इट कैन नॉट बी लॉ। तो लॉ कभी इलॉजिकल हो ही नहीं सकता, बिकॉज लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस एंड लॉजिक। तो जनरली लॉ पढ़ोगे तो आपको स्किल्स और लॉजिकल स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, हमारा सिलेबस मॉडरेट है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बिकॉज मैं आपसे अभी आने वाले समय में डिस्कस करूंगा कि हमें सिलेबस जो दिखता वास्ट है, लेकिन उसको किस प्रकार से हम अप्रोच करना है, सो दैट कि हम कम समय के अंदर सिलेबस को कवर कर सकें। एंड नेक्स्ट इज रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस। जनरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर रेपिटेशन होती है, इंटरनेशनल लॉ में तो बहुत रेपिटेशन होती है कुछ टॉपिक्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी रेपिटेशन है, हाँ आपकी सीएलडी में भी रेपिटेशन होती है। तो लॉ ऑफ क्राइम के अंदर रेपिटेशन थोड़ी सी कम है, टॉर्ट्स के अंदर रेपिटेशन होती है। तो लॉ ऑफ क्राइम और अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दूं तो उसके अलावा तकरीबन हर सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अगर आपने उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उन क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, रेलेवेंस, लॉ एज ऑप्शन सब्जेक्ट का रेलेवेंस ग्रेजुएट्स के लिए और नॉन लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने लॉ को एज ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ा है या अपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा है, और जिन स्टूडेंट्स ने लॉ को अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, अब जरा देखते हैं कि वो ऑप्शनल लॉ को ही क्यों चूज करे। देखिए, पहली बात, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ लिए हैं, एटलीस्ट आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ोगे या इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे या लॉ ऑफ क्राइम या टॉर्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, तो उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हो, बिकॉज अगर आपने 3 ईयर लॉ की है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की है तो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, आप उनको पढ़ भी चुके होंगे। तो रेदर देन ऑप्टिंग फॉर अ न्यू सब्जेक्ट जहां पर आपको स्क्रैच शुरू करना होगा, आप एक ऐसे सब्जेक्ट को चूज कीजिए जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास ऑलरेडी है, जिसके बेसिक्स को आप ऑलरेडी समझते हो। तो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए तो लॉ एक बहुत अच्छा ऑप्शन सब्जेक्ट है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ ग्रेजुएट नहीं है लेकिन उनका इंटरेस्ट है लॉ पढ़ने में, तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हमारे सिलेबस में प्रोसीजरल लॉज नहीं है। दैट मीन्स हमारे सिलेबस में केवल सब्सटेंटिव लॉज है। प्रोसीजरल लॉज फॉर एग्जांपल बीएनएसएस और सीपीसी, फॉर एग्जांपल सीपीसी। तो सीपीसी और बीएनएसएस को याद करना होता है, वो जुडिशियल एग्जामिनेशंस के लिए रेलेवेंट है या अन्य एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है, लेकिन हमारे लॉ ऑप्शनल में प्रोसीजरल लॉज नहीं है। केवल एक टॉपिक अगर हम छोड़ दें प्ली बार्गेनिंग को, उसके अलावा कोई प्रोसीजरल लॉ नहीं, बिकॉज प्रोसीजरल लॉज थोड़े से लेंदी होते हैं, उनके अंदर आपको क्रैमिंग करनी होती है, उनके अंदर आपको, अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो रट्टा लगाना होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल वही लॉज हैं जो थ्योरेटिकल इन नेचर है, जो सब्सटेंटिव लॉज है। तो दैट मीन्स अगर आपने लॉ नहीं भी पढ़ा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब भी अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आप सिलेबस इजीली कवर कर लोगे। हमारे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है बट दे आर डूइंग गुड इन लॉ। जब वो आंसर्स लिखते हैं तो देयर आंसर्स सीम टू बी लॉजिकल एंड even better than the students who have taken law as an subject in their graduation. तो generally law graduates और non law graduates दोनों के लिए ही law एक अच्छा optional subject है। आगे चलते हैं। अब सिलेबस मैं आज की क्लास के अंदर आपसे ब्रीफ मैनर में सिलेबस डिस्कस करूंगा। उससे पहले हमें देखना होगा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिलाकर। पेपर 1 के अंदर वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अब ये सेक्शन ए में आते हैं, और इंटरनेशनल लॉ जो सेक्शन बी में आता है। उसी प्रकार से लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये दोनों सेक्शन ए में,
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ एंड CLD. CLD here stands for कंटेम्पररी लीगल डेवलपमेंट. अब मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा आपसे CLD का, इनफैक्ट बाकी सभी सब्जेक्ट्स का भी करूंगा. तो हमारे पास 7 सब्जेक्ट है, राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ पेपर 1 में, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड CLD. अब ये सारे के सारे सब्जेक्ट सब्सटेंटिव है, इनमें कोई भी प्रोसीजरल नहीं है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है. बिकॉज अगर आप इन सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो बहुत इजीली यू कैन डेवलप कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट्स और आप आंसर्स भी बहुत इजीली लिख पाओगे. अब इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम सिलेबस के तौर पर देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस का भाग हैं. लीजिए, अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, तो उसमें सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपकी पॉलिटी के लिए रेलिवेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये थ्योरी है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होती है, ये मेंस में पूछी गई है. फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बेसिक फीचर्स क्या हैं. रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हमारे संविधान के फीचर्स है. PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ेंगे. PIL के बारे में, PIL इवॉल्व कैसे हुई हमारे देश में. लीगल एड, हमारे देश के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है जिसके अंदर लीगल एड का प्रावधान है. तो कौन कौन से लोग लीगल एड के लिए एलिजिबल हैं. लीगल सर्विस अथॉरिटी, हमारे देश के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटीज अलग अलग लेवल पर एस्टैब्लिश की गई हैं और वो क्या कार्य करती हैं. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल वे के अंदर क्लास में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन FR, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. आप फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है. DPSPs सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है. फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है. सो द थिंग हियर इज कि अगर इन दोनों के रिलेशंस की बात आती है, अगर इन दोनों के आपसे रिलेशंस की बात आती है कि अगर किसी केस के अंदर फंडामेंटल राइट्स और DPSP में किसी को इंपॉर्टेंस देनी हो तो किसको देंगे. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है. कोर्ट ने एक नई अप्रोच अडॉप्ट की थी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर कोर्ट ने DPSPs को भी इन्फोर्स करने का प्रयास किया. अब यही हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में. पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिलेशन विद COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. हमारे देश के अंदर प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं और क्या प्रेसिडेंट अपनी पावर इंडिविजुअल तौर पर एक्सरसाइज करते हैं या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे. गवर्नर और उनकी पावर्स, तो यूनियन लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव हेड है प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव हेड है, इन दोनों की पावर्स और इन दोनों का रोल प्लस इन दोनों के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संग संबंध. अभी आप देखिएगा सारे के सारे टॉपिक्स आपकी GS के लिए भी बहुत रेलेवेंट है. नेक्स्ट इज जुडिशरी, जजेस की अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट. इसके अंदर हम चारों केसेस पढ़ेंगे जिसको हम फर्स्ट जज केस भी कहते हैं, सेकंड जजेस केस भी कहते हैं, थर्ड जजेस केस भी कहते हैं. तो इन सारे केसेस को हम पढ़ेंगे, राइट. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफर कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं, प्लस कोलिजियम कैसे डेवलप हुआ हमारे देश के अंदर. नेक्स्ट इज पावर फंक्शन एंड जुरिडिक्शन. सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, जुरिडिक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 129, ठीक है. कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, क्रिमिनल जुरिडिक्शन, appellate jurisdiction, civil appellate jurisdiction, original jurisdiction, power to review, power to admit special leave petitions, आर्टिकल 142, 143, ये सारी जुरिडिक्शंस हम पढ़ेंगे. इन द सेम मैनर हाई कोर्ट्स की जुरिडिक्शंस और पावर्स भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स. अब हमारा देश चूंकि एक फेडरल राष्ट्र है, चाहे हम यूएसए की तरह फेडरल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर वी हैव अ डिवीजन ऑफ पावर, राइट, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. तो लेजिस्लेटिव पावर्स किस आधार पर डिवाइड की गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कैसे डिवाइड की गई हैं. बिकॉज अगर लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइड की गई हैं तो सीधी सी बात है एग्जीक्यूटिव पावर्स का भी डिवीजन हुआ होगा, प्लस लोकल बॉडीज का रोल एंड फंक्शन. इसके साथ साथ एमिनेंट डोमेन, द राइट ऑफ द स्टेट टू एक्वायर योर प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस. इसके बाद वी हैव लेजिस्लेटिव पावर एंड प्रिविलेज. हमारे देश के अंदर लेजिस्लेचर दोनों ही यूनियन लेवल पर स्टेट लेवल, उनके पास क्या स्पेशल पावर्स है, प्रिविलेजेस है. मेंबर्स के पास क्या पावर और प्रिविलेजेस है और इम्यूनिटीज. जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है.
ईसीआई, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, दैट मींस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होते हैं। एक जजमेंट आई थी 2023 के अंदर, और उसके बाद सरकार ने एक लॉ बनाया था, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस ईसीआई के फंक्शंस, जो भी फंक्शन ईसीआई परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज सर्विसेज अंडर द यूनियन, गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, जिसके लिए आप सभी एस्पायर कर रहे हो। पब्लिक सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट कैसे होती है? 1, उनके पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। अगर पब्लिक सर्वेंट को रिमूव करना है, डिसमिस करना है, तो क्या उनको ऐसे ही रिमूव कर दिया जाएगा कि उनके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स दैट डील विद सर्विस मैटर्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स। उसके बाद यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और इनकी फंक्शंस एंड पावर। नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजन, आर्टिकल 352 से लेकर 360 डिटेल में पढ़ेंगे हम। और लास्ट इज अमेंडमेंट, संविधान का अमेंडमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, राइट। इसके अंदर हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखोगे कि सारे के सारे टॉपिक्स वही हैं जो आप जीएस में भी पढ़ोगे, लेकिन यहां पर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाय रीडिंग दिस टॉपिक्स डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर पॉलिटी सेक्शन फॉर जीएस। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव टॉपिक कॉल्ड एज, और वी हैव सब्जेक्ट कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पीओएनजे, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, निमोस रिडक्शन कॉजस लॉ एंड निमोस रिडक्शन कॉजस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ऑडियो अल्टरम पार्टम, राइट। तो ऑडियो अल्टरम पार्टम और निमोस रिडक्शन कॉजस लॉ, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर, इंपॉर्टेंट है आपके जीएस के लिए भी। हमारे देश के तीनों ऑर्गन्स, या हमारे राज्य के, हमारे स्टेट के तीनों ऑर्गन्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनके फंक्शंस डिवाइड किए गए हैं, सेपरेट किए गए हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को आप जनरली लिंक करते हो फ्रेंच फिलोसोफर बैरन मॉन्टेस्क्यू से, लेकिन उससे पहले भी ये थ्योरी एग्जिस्टेंस में थी। तो हम थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे देश के संविधान के अंदर या दुनिया के अन्य संविधानों के अंदर, खासकर यूके और यूएस के अंदर भी क्या थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके जीएस के लिए भी रेलिवेंट है। तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। 4 ग्राउंड्स आप सभी जानते हैं जिस आधार पर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को कोर्ट्स के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चैलेंज किया जा सकता है। और नेक्स्ट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त। अब ये टॉपिक आपका जीएस के लिए भी रेलेवेंट है, लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था इससे। लोकपाल एंड लोकायुक्त, खासकर लोकपाल के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट पर प्रश्न आया था, राइट। तो ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओम्बड्समैन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो ये आपके जीएस के लिए भी रेलेवेंट है। तो पॉलिटी सेक्शन के अंदर जो आपका सिलेबस है, उसका एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ने से कवर हो जाएगा। आपको मैं एक टिप देता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जनरली वी कॉल इट एज लो हैंगिंग फ्रूट। हम इसको लो हैंगिंग फ्रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपको 2 से 3 प्रश्न, जनरली 3 प्रश्न तो आते हैं, और उनकी वेटेज होती है 30 से 40 मार्क्स। अगर आपको 5 टॉपिक कवर करने से पेपर 1 के अंदर 30 से 40 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं, तो आई वुड से इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप ढंग से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे तो 5 से 6 दिन के अंदर आप सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर कर लोगे। इवन हमारी क्लासेस के अंदर भी 6 से 7 क्लासेस के अंदर टॉपिक्स डिटेल में कवर हो जाते हैं, 5 टॉपिक्स। तो अगर आप 5 से 6 दिन की मेहनत के साथ अगर आप 30 से 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अच्छे से कवर करना, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, राइट। तो पेपर 1 के अंदर हमारा जो पार्ट ए है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो डेफिनेटली आपको जीएस में भी हेल्प करेगा। और आई होप कि आप इस पार्ट में एटलीस्ट अच्छे मार्क्स सिक्योर करें, सो दैट कि आपकी पेपर 1 के अंदर अप्रोक्सीमेटली यू मस्ट गेट अप्रोक्सीमेटली 140 to 150। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। अब इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे घबराते हैं, डरते हैं। आई डोंट नो व्हाई। मे बी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में इसको अच्छे से नहीं पढ़ा होता, या उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं गया। लेकिन इंटरनेशनल लॉ का जो बेनिफिट है, दैट इज इंटरनेशनल लॉ में जनरली क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर क्वेश्चन हो सकता है घूम कर आए, हो सकता है क्वेश्चंस को मोल्ड किया जाए,
हो सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में आए जहां पर आपको क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना होगा। हालांकि क्वेश्चंस इजी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं, मेनली डायरेक्ट आते हैं। कोई बहुत ज्यादा मोल्ड या क्वेश्चंस को ज्यादा तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि चेंज नहीं किया, ऑल्टर नहीं किया होता। तो आप जो भी इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे यू कैन एक्सपेक्ट कि सीधे क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, राइट। ओपनहाइम की पुरानी डेफिनेशन है, स्टार्क की नई डेफिनेशन है, और इंटरनेशनल लॉ भी समय के संग इवॉल्व हुआ है। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, उसकी डेफिनेशन जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन आज रेलेवेंट है या नहीं है, या फिर हमें मॉडर्न डेफिनेशन को चेंज करना होगा, या वो ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। तो वी हैव टू रीड दिस। सेकंड इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। अभी जो आपका पहला टॉपिक है ये केवल एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर आपका नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी आता है। इंटरनेशनल लॉ के सच में लॉ है क्या, ये वीक लॉ है, राइट। अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, इंटरनेशनल लॉ को कोडिफाई कैसे किया गया है, पॉजिटिविज्म की थ्योरी भी पढ़ेंगे हम, नेचुरल लॉ थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स को एक ही टॉपिक के अंदर मर्ज किया गया और इससे क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली। सेकंड इज रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ के बीच में, म्युनिसिपल लॉ मींस आपका डोमेस्टिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ मींस इंटरनेशनल कन्वेंशंस जिस पर हर कंट्री या जो कहो कि जो नेगोशिएटिंग कंट्रीज साइन करती हैं। तो इंडिया ने अगर मान लो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी पे साइन किए हैं तो क्या उसके प्रोविजंस अपने आप इंडिया में लागू हो जाएंगे, क्या उसके लिए हमें सेपरेट लॉ बनाना पड़ेगा इंडिया में? तो यही टॉपिक बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ की। नेक्स्ट इज स्टेट रिकॉग्निशन एंड स्टेट सक्सेशन। जब एक नई स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है, जैसे 1971 में पाकिस्तान के ब्रेकअप होने के बाद बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आई, तो उस स्टेट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है, या फिर बिना रिकॉग्निशन मिले भी वो एक स्टेट ही मानी जाएगी। दैट मीन्स उसके पास सारी राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी स्टेट की। स्टेट सक्सेशन, जब एक नई स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है तो उसके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है। लॉ ऑफ सी, इसके अंदर पढ़ेंगे यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज के अंदर में मैं सारा यूएन क्लॉज नहीं पढ़ना, केवल सेक्शन रिलेटेड टू या आर्टिकल्स रिलेटेड टू इनलैंड वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ईईजी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और हाई सीज। तो केवल 30 से 40 आर्टिकल है जो हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, हमें पूरा यूएन क्लॉज पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल्स। अंतरराष्ट्रीय लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में इंडिविजुअल्स का क्या स्थान है, नेशनैलिटी क्या होती है, सिटीजनशिप क्या होती है, नेशनैलिटी कैसे एक्वायर की जाती है, स्टेटलेसनेस क्या होती है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए कौन कौन से लीगल प्रोविजंस या कन्वेंशंस हैं। अब नेक्स्ट इज जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट। फॉर एग्जांपल इंडिया की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहां तक है, राइट, और कौन कौन सी थ्योरीज हैं, सब्जेक्टिव थ्योरी, ऑब्जेक्टिव थ्योरी, हम सारी की सारी पढ़ेंगे। एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, असाइलम किस सिचुएशन में ग्रांट किया जाता है, टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है। इंडिया के अंदर एक एक्स्ट्राडिशन एक्ट भी है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो ये सारा हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ट्रीटी, वीना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज पढ़ेंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वी हैव टू रीड। यूएन, अभी आपके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूएन के सारे ऑर्गन्स, 6 ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, उसके बाद ट्रस्टशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, और आपका फॉर एग्जांपल इकोसोक, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। अब इन सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, ठीक है, इन सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कैसे होती है, ये आपके जीएस के लिए भी रेलिवेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल से एटलीस्ट क्वेश्चन आता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म किस प्रकार से किया जा सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म जो है वो ड्यू हो गया, इंडिया को उसकी ड्यू पोजीशन क्यों नहीं मिल रही है यूएन के अंदर। तो हम डिटेल्ड में हर टॉपिक के ऊपर और या हर ऑर्गन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर में डिस्प्यूट कैसे सेटल किए जाते हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट, नेगोशिएशन, इंक्वायरी, रिकोर्स टू फोर्स, अग्रेशन, सेल्फ डिफेंस और इंटरवेंशन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र कब बल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, आपने 4 जिनेवा कन्वेंशंस के बारे में सुना होगा। ये जिनेवा कन्वेंशंस बात करती हैं कि युद्ध के समय में, कॉन्फ्लिक्ट के समय में भी राष्ट्रों को या कॉन्फ्लिक्टिंग पावर्स को, आर्म फोर्सेस को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं है कि युद्ध शुरू हो गया तो यू कैन डू वट एवर यू वांट, नो, कुछ रूल्स हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है और चारों जिनेवा कन्वेंशंस के अंदर वो प्रिंसिपल डिटेल वे में बताए गए हैं। नेक्स्ट,
लीगैलिटी ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सीटीबीटी प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, जो रोम स्टैट्यूट के माध्यम से बनी है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, अभी आपका जीएसएम भी हेल्प करेगा। डब्ल्यूटीओ मेजर प्रिंसिपल्स, ट्रिप्स के मेजर प्रिंसिपल्स, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का रूल, और लास्ट इज प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एफर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। तो वही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से शुरू कर पेरिस अग्रीमेंट तक, राइट। हम सारे एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे, सारे एफर्ट्स पढ़ेंगे, सारे कन्वेंशंस पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपके जीएस में भी हेल्प करेगा। सो दिस वाज द सिलेबस ऑफ पेपर 1। नाउ वी हैव पेपर 2। अब एक चीज बच्चों याद रखना, पेपर 2 के अंदर हमारा पहला टॉपिक है लॉ ऑफ क्राइम्स, और लॉ ऑफ क्राइम्स के अंदर वी हैव टू रीड बीएनएस। आईपीसी जा चुका है, आईपीसी और बीएनएस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेक्शंस के नंबर्स चेंज हुए हैं और सेक्शंस के अंदर का कंटेंट वर्बैटिम सेम है, इलस्ट्रेशंस के अंदर वर्ड टू वर्ड सेम है। केवल आपको नए सेक्शंस रिमेंबर करने, कुछ सेक्शंस नए ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन जो सेडिशन से रिलेटेड था 124A वो रिपील हो गया, उसकी जगह सेक्शन 152 आ गया बीएनएस में। उसी प्रकार से नए सेक्शन ऐड किए गए हैं बीएनएस के अंदर, राइट। हेट क्राइम के रिगार्डिंग कुछ सेक्शन ऐड किए गए हैं। तो आपको केवल नए सेक्शन नंबर याद करने हैं अगर आपने ऑलरेडी आईपीसी पढ़ा हुआ है। कंटेंट वुड बी सेम और जजमेंट्स विल आल्सो बी सेम। तो जो आपने ऑलरेडी आईपीसी के लिए जजमेंट्स पढ़ी हुई हैं वो जजमेंट्स बीएनएस में भी अप्लाई होंगी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, एक्टस रियस, मेंस रिया, टाइप ऑफ पनिशमेंट पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी, बच्चन सिंह केस, मच्छी सिंह केस, मिट्टू सिंह केस, प्रिपरेशन एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट, स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 34 सॉरी माफ कीजिएगा सेक्शन 14 to 44 ऑफ बीएनएस। किन स्थिति के अंदर अगर व्यक्ति ने अपराध भी कर दिया तब भी वो दोषी नहीं है। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 जॉइंट लायबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। नेक्स्ट इज अबेटमेंट, अबेटमेंट के प्रोविजंस, अबेटर क्या की लायबिलिटी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफेंडर की लायबिलिटी क्या होती है, हम पढ़ेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट वो सेक्शन 152, उसके साथ साथ जो अन्य ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है, फॉर एग्जांपल एक्ट एंडेंजरिंग द सोवरेनिटी ऑफ कंट्री, फॉर एग्जांपल वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ये सारे सेक्शंस। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, अब ये वो अपराध है जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी दैट मीन्स जो शांति को भंग करते हैं। आपने अनलॉफुल असेंबली के बारे में सुना होगा, एक ऐसी असेंबली जिसका कार्य है या जिसका उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट है लॉ को वायलेट करना, सरकार को डराना, कोई अपराध करना, किसी के अधिकार को वायलेट करना। तो जब एक ऐसी असेंबली जिसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कोई भी अपराध करना, तो उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति उस कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई अपराध कर देता है तो सारे के सारे लायबल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से जुड़े हुए जो भी सेक्शंस है बीएनएस के वो पढ़ेंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, अब इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से, देन मूविंग ऑन टू हम सारे ऑफेंसेस कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल एसिड अटैक, फॉर एग्जांपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, abduction, kidnapping, तो we'll read all of these offenses. Offenses against property, offenses against property के अंदर जनरल जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, इसके साथ साथ डेकॉइटी, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन जिसके अंदर ऑफेंस ऑफ रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, वोयरिज्म, क्रुएलिटी, डाउरी डेथ, इनसे प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट डेफेमेशन इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अब देखिए ये आपका एक्ट है सिलेबस में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नाउ यहां तक हमारा बीएनएस समाप्त हो गया। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो बीएनएस से नहीं है, उसके लिए हमें सेपरेट एक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे वी हैव टू रीड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो आपको जीएस में भी हेल्प करेगा, बिकॉज बहुत ही इजी वे में डिफाइन किया गया व्हाट इज करप्शन, करप्ट एक्ट क्या होते हैं, हु कैन बी पनिश्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अनड्यू एडवांटेज क्या होता है, राइट। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे।
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट, इसके मेजर प्रोविजंस, और लास्ट में प्ली बार्गेनिंग। ये BNSS का टॉपिक है, लेकिन हम थ्योरी के वे में थ्योरेटिकल वे के अंदर यहां पर हम पढ़ेंगे। तो मूविंग ऑन, ये हमारा लॉ ऑफ क्राइम का सिलेबस था। नाउ मूविंग ऑन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स इजी है। जिस वे में मैंने आपको कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पेपर 1 के अंदर लो हैंगिंग फ्रूट है, पेपर 2 के अंदर लो हैंगिंग फ्रूट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। केवल 13 सब टॉपिक्स हैं, कोई लॉ नहीं पढ़ना, कोई बेयर एक्ट नहीं है, केवल जजमेंट्स है, राइट। और 7 से 8 प्रश्न पक्के, 7 से 8 क्वेश्चन पक्के। तो अगर आप टॉर्ट्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 7 से 8 प्रश्न जो है वो पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 के अंदर पार्ट ए में कवर हो जाएंगे। टॉपिक है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। नो फॉल्ट लायबिलिटी, जिसको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी वी विल रीड, इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ेंगे। वाइकेरियस लायबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, राइट। जनरल डिफेंस, अगर किसी व्यक्ति ने टॉर्ट कमिट कर दिया तो वो कौन सी डिफेंस ले सकता है, वो कैसे खुद को बचा सकता है, जैसे विज मेजर, एक्ट ऑफ गॉड, जैसे नेसेसिटी, जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी है, तो ऐसे 8 डिफेंसेस है। जॉइंट टॉर्ट फीजर्स, राइट। रेमेडीज, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई टॉर्ट कमिट हो गया तो वो कोर्ट में जाके क्या मांग करेगा, क्या क्या रेमेडीज वो ले सकता है। नेग्लिजेंस इंपॉर्टेंट है, सबसे लेंदी भी है। देन वी हैव डेफेमेशन। अब डेफेमेशन एक अपराध भी है और एक सिविल रॉन्ग भी है, टॉर्ट भी है। तो डेफेमेशन क्या होता है, डेफेमेशन के खिलाफ आपके पास क्या क्या डिफेंसेस होते हैं, डेफेमेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या लिंकेज है। सुब्रमण्यम स्वामी जजमेंट है बहुत अच्छी, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, दोनों पढ़ेंगे। प्राइवेट न्यूसेंस एक टॉर्ट होता है, पब्लिक न्यूसेंस एक टॉर्ट नहीं है, मतलब वो अपने आप में अपराध है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। कॉन्स्पिरेसी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, किसी व्यक्ति की लिबर्टी को अनलॉफुल तौर पर कर्टेल कर देना। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें सारा नहीं पढ़ना, हम देखेंगे कि जनरली इस एक्ट से कौन कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, राइट। फॉर एग्जांपल जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट लायबिलिटी के ऊपर, राइट। उसके साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पूछा जाता है कि जनरली अमेंडमेंट्स हुई थी, अमेंडमेंट्स के थ्रू क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो हम सारा एक्ट नहीं पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है वी विल ओनली रीड दोस। तो ये 13 टॉपिक कवर करने से जनरली आपका टॉर्ट्स कवर हो जाएगा और 6 से 7 प्रश्न पक्के हैं। तो दैट मीन्स अगर आप टॉर्ट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, 1 महीने से भी कम समय में कवर हो सकता है क्लासेस के अंदर, राइट। और आपको हमारे नोट्स मिलेंगे, तो जनरली आप 15 से 20 दिन के अंदर टॉर्ट्स कवर कर लोगे सेल्फ स्टडी के थ्रू, एंड 6 से 7 प्रश्न, 7 से 8 प्रश्न जो है वो आप टॉर्ट्स के कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना होगा टिल सेक्शन 75, आप एक भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म किया जाता है, ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ऑफर कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की जाती है, रिवोक कैसे किया जाता है, ये सारे टॉपिक्स यहां पर कवर होंगे। फैक्टर्स विशिटिंग फ्री कॉन्सेंट, कॉन्ट्रैक्ट के समय प्री कॉन्सेंट बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कंसेंसस एडिडम, ठीक है। अब अगर फ्री कॉन्सेंट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बने नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा। और फ्री कॉन्सेंट कैसे वॉयलेट हो सकती है, थ्रू फ्रॉड, थ्रू मिसकंसेप्शन, थ्रू माफ कीजिएगा मिसरिप्रेजेंटेशन, थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, थ्रू मिस्टेक, तो सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे थ्रू विच एन कॉन्ट्रैक्ट can be said to be vitiated up by the factors that vitiate free consent in a contract. Next is void, voidable, illegal, unenforceable agreement. सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 23 till 30 कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो या तो void है या voidable है या illegal है, unenforceable है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर जनरली क्वेश्चन आता है वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आता है, सेक्शन 56। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे रिलेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट लगते तो हैं बट दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उनको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उनके अंदर कुछ फीचर्स टॉर्ट के होते हैं, कुछ फीचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस, डैमेजेस कैसे इंपोज होंगे, जनरल डैमेजेस क्या होते हैं, स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, विल रीड। अब यहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा,
जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है टिल सेक्शन 75। उसके बाद विल रीड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी एंड इंश्योरेंस, सेक्शन 124, 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही पढ़ेंगे। उसके बाद वी विल रीड टू थिंग्स। पहला, वी हैव टू रीड स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। एक अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दिन में कवर हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब जनरली होता क्या है कि आप देखोगे कि बहुत बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आप एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन आपके एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी बना दी है, उसके अंदर आपने कोई रोल प्ले नहीं किया, हद से ज्यादा आप नेगोशिएट कर लोगे सैलरी। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन या तो आपको माननी पड़ेंगे या आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा, टेक इट और लीव इट वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो वीकर पार्टी है उसके राइट्स को कैसे बचाया जा सकता है, वी विल रीड। कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं। अब हमारे पास 4 बेयर एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। अब ये चारों एक्ट हमें सेपरेटली पढ़ने होंगे, लेकिन क्वेश्चन हर सेक्शन से नहीं आते। सेल ऑफ गुड के एक्ट के अंदर जनरली क्वेश्चन जो 3-4 टॉपिक से आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन एंड वारंटीज क्या होती हैं, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या होते हैं, राइट्स ऑफ अनपेड बायर क्या, या राइट ऑफ बायर क्या होते हैं, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे। फॉर्मेशन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कैसे बनती है और डिसॉल्व कैसे हो सकती है, बस इसके अलावा नथिंग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी ओनली कुछ ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जनरली हम ये पढ़ेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, नेगोशिएशन क्या होती है, एंडोर्समेंट क्या होती है। उसके बाद विल डायरेक्टली जंप ऑन टू सेक्शन 138, दैट इज जिसको हम डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के अंदर भी सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 11, उसके बाद सेक्शन 9, 19, उसके साथ साथ विल मूव ऑन टू सेक्शन 34, ठीक है। तो सारे के सारे सेक्शन नहीं पढ़ने हैं, केवल कुछ चुनिंदा सेक्शंस ही पढ़ने हैं। तो यहां पर हमारा मर्केंटाइल लॉ, कॉन्ट्रैक्टर मर्केंटाइल लॉ समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट इज सीएलडी। बच्चों सीएलडी के अंदर हमारे पास 8 टॉपिक्स हैं। अब इन 8 टॉपिक्स को अगर हम स्ट्रक्चर तौर पर पढ़ेंगे तो ही आप इनको कवर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत वास्ट है। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। आईपीआर, अब बेटा आईपीआर के अंदर इन्होंने सिर्फ एक लाइन में दिया हुआ सिलेबस, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन पेटेंट से भी पूछते हैं, पेटेंट एक्ट से, कॉपीराइट से भी पूछते हैं, ट्रेडमार्क से भी पूछते हैं और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स से भी पूछते हैं, राइट। अगर आप 10-12 साल की पीवाईक्यूज देखोगे तो उन्होंने इन चारों लॉज में से अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने, हमें केवल उतने ही पढ़ने जितने हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, जितने हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पेटेंट्स की बात करूं तो क्वेश्चन हर सेक्शन से नहीं आएगा, राइट। जनरली ये पूछ लेंगे कि कौन कौन से इन्वेंशंस पेटेंटेबल होती हैं, कौन से इन्वेंशंस पेटेंटेबल नहीं होती हैं, राइट्स ऑफ पेटेंट होल्डर क्या होते हैं और कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होती है, राइट, और उनके रिलेटेड केसेस। उसके अलावा कुछ नहीं पूछते। कॉपीराइट के अंदर कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट किन किन वर्क्स में सबसिस्ट करता है, राइट, कॉपीराइट होल्डर के क्या अधिकार होते हैं, इसके साथ साथ इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट क्या होता है, सेक्शन 52 एक्सेप्शंस टू कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट क्या होती हैं, और इसके साथ साथ मॉरल राइट्स क्या होते हैं, सेक्शन 57। इसके अलावा कोई और सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आता। उसी प्रकार ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क होल्डर के राइट्स क्या होते हैं, पासिंग ऑफ इंफ्रिंजमेंट में क्या फर्क होता है, और रेमेडीज। उसी प्रकार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स के। सो इन टॉपिक्स को हम केवल पीवाईक्यू के पैटर्न में पढ़ेंगे, बिकॉज अगर आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम और क्वेश्चन 1 या 2 ही आएंगे हर साल। उसी प्रकार आईटी लॉ, आईटी लॉ के अंदर भी मैं सारा आईटी लॉ नहीं पढ़ना, कुछ ही टॉपिक्स हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई गवर्नेंस 1, फॉर एग्जाम्पल आईटी लॉ किस प्रकार से ऑनलाइन कॉमर्स को प्रमोट करता है, फॉर एग्जाम्पल आईटी लॉ के अंदर ऑफेंसेस, इंटरमीडियरीज की लाइबिलिटीज, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो क्वेश्चन। कंपटीशन लॉ, अब कंपटीशन लॉ भी हमें सारा नहीं पढ़ना। कंपटीशन लॉ में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं दे कम फ्रॉम सेक्शन 3 and 4, राइट, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स, वर्टिकल अग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, और इसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन कंपटीशन लॉ एंड आईपीआर। इसके अलावा कोई और टॉपिक से क्वेश्चन आता ही नहीं है।
एडीआर के अंदर मल्टीपल टाइप्स हैं, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, मेडिएशन, अभी नया लॉ पास हुआ 2023 के अंदर, लोक अदालत। तो वी विल रीड ऑल ऑफ देम। स्टैट्यूट्स कंसर्निंग एनवायरमेंटल लॉ, अब यहां पर भी 4 से 5 लॉ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं आते। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से आते हैं, एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, इसके साथ साथ एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, यहां से प्रश्न आएगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन हो सकता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से आ जाए। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का भी फिक्स पैटर्न है। आरटीआई के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो एक फिक्स पैटर्न में ही आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रूट्स ऑफ आरटीआई क्या होते हैं, सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स क्या होती हैं, ड्यूटीज ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स क्या होती हैं, इनके अलावा कोई और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता। एंड लास्ट इज ट्रायल बाय मीडिया। ट्रायल बाय मीडिया के अंदर अगर आप लॉ कमीशन की 200 रिपोर्ट की समरी पढ़ लोगे, आपका काम चल जाएगा, और क्लास के अंदर हम वही पढ़ते हैं। तो इन दिस टिल नाउ वी हैव सीन द सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है हमारा लॉ ऑप्शनल का। अब अगर मैं आपको बुक लिस्ट की बात करूं, बच्चे बुक्स पूछते हैं, वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फर्स्ट चॉइस होगी वो हमारी पीडीएफ्स प्लस क्लास के अंदर जो मैं नोट्स डिक्टेट करूंगा, दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ना। मोस्ट ऑफ योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, आपका तकरीबन सारा का सारा सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन इन केस यू स्टिल वांट टू रीड बुक्स, तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। 1 सब्जेक्ट 1 बुक, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए एमपी जैन और जेएन पांडे में से एक, एमपी जैन वुड बी बेटर। इंटरनेशनल लॉ के अंदर एसके कपूर पढ़ लेना, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के लिए बहुत रेलिवेंट है। मेलकम शॉ मत पढ़ना, बहुत बड़ी है। जेरी स्टार्क भी मत पढ़ना, बहुत बड़ी है। उससे बेटर है हमारे नोट्स रेफर कर लो एंड योर सिलेबस विल बी कवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर आईपीएमसी, लेकिन 4 ही टॉपिक्स हैं जो इस बुक से कवर होंगे और उन्हीं को पढ़ना। लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ क्राइम के अंदर यू कैन गो फॉर केडी गौर और पीएसए पिल्लाई। आई पर्सनली प्रेफर पीएसए पिल्लाई, अच्छी बुक है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर रतनलाल धीरज लाल, अच्छी बुक है, सारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स इससे कवर हो जाएगा एंड डिटेल मैनर पे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अवतार सिंह प्लस बेयर एक्ट, क्योंकि अवतार सिंह आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड पार्टनरशिप एक्ट कवर नहीं करेगी, उसके लिए हमारे नोट्स इंपॉर्टेंट है। एंड सीएलडी के अंदर हमारे नोट्स, क्लास नोट्स, पीडीएफ्स प्लस बेयर एक्ट, क्योंकि सीएलडी बहुत वास्ट है। तो अगर आप इनकी एक एक इंडिविजुअल बुक लोगे, अगर कॉम्पिटिशन लॉ के लिए आपने बुक ले ली, या आपने आईपीआर के लिए बुक ले ली, या आपने एडीआर के लिए बुक ले ली, बहुत बड़ा हो जाएगा सिलेबस। वो इससे बेटर है कि डू नॉट रेफर टू बुक्स, जस्ट टेक अ लुक एट पीवाईक्यू एनालिसिस करो, बेयर एक्ट्स को रेफर करो, प्लस हमारे नोट्स को रेफर करो, दैट वुड बी मोर देन एनफ। नेक्स्ट, अब एग्जाम का पैटर्न, बहुत सारे बच्चे एग्जाम का पैटर्न पूछते हैं। बेटा जनरली हमारे एग्जाम में अभी तक आपको एक आइडिया तो आ गया होगा, हमारे पास 2 पेपर है, पेपर 1 या पेपर 2, दोनों 250 मार्क्स के, ठीक है। जनरली दोनों के अंदर वी हैव 8 क्वेश्चंस ईच, ठीक है। और हर पेपर के अंदर हमारे 2 सेगमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 1 के अंदर वी हैव सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी, सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी, दोनों सेगमेंट में 4-4 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल मिलाकर हो गए 8 क्वेश्चंस। अब जनरली हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, क्वेश्चन केवल 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन केवल 5। तो सपोज वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वी ओनली हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस, ठीक है। हमें सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, तो आपके पास चॉइस होती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपल्सरी होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं, यू डोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है। अब उसके बाद जो 3 क्वेश्चन बचे वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अटेम्प्ट करो, लेकिन एक कंडीशन होती है कि हर सेगमेंट ए और बी में से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। अब ध्यान से समझना। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं वी हैव पेपर 1, वी हैव 2 सेगमेंट ए बी, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है एंड वी हैव इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन यहां से होंगे, 4 क्वेश्चन यहां से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 तो कंपल्सरी है, करने ही करने हैं।
अब एक और पैटर्न, एक और जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि आपको हर सेगमेंट में से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो करने ही है। तो दैट मीन्स अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको 3 पार्ट बी से करने होंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लॉ में 2 ही अटेम्प्ट करना चाहते हो तो फिर आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से करने होंगे। ठीक है, तो अगर आपने 2 यहां से अटेम्प्ट कर लिए इंटरनेशनल लॉ से, 3 आप कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, और ये सेम पैटर्न जो है पेपर 2 के अंदर भी इन्वॉल्व होता है कि आपको सेगमेंट ए और सेगमेंट बी में से, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट कर रहे हो लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट से, तो अब 2 क्वेश्चन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सीएलडी से अटेम्प्ट कर लो। तो ये चॉइस अब यूपीएससी आपको देता है, प्रोवाइडेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपल्सरी होते हैं। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन नंबर 5, ये कंपल्सरी है, आप इनको छोड़ नहीं सकते। अगर इनकी जगह आप कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसकी मार्किंग नहीं मिलेगी। लीजिए, अब व्हाट शैल बी योर अप्रोच। अप्रोच क्या होगी? देखो बेटा, हमें इस सिलेबस को स्ट्रेटेजिकली कवर करना है टू एनहांस आवर मार्क्स। हमारा टारगेट होगा 300 मार्क्स, और 300 मार्क्स लॉ में आ सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है। राइट, तो विल डू वन थिंग, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी होती है, चूंकि आपको पेपर 1 में से पार्ट 1, जिसको हम पार्ट ए भी कहते हैं, आपके पास ऑप्शन होते हैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, तो मेक श्योर कि आप कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इंटरनेशनल लॉ के लिए 2 छोड़ दो। ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको जीएस में भी हेल्प करेगा, तो अगर आप इसको थॉरली पढ़ोगे तो आपका जीएस भी कवर होगा। ठीक है, सेकेंडली आप इंटरनेशनल लॉ से केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और वो भी पहले 12 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी के 3 टॉपिक मत पढ़ो, लेकिन पहले 12 टॉपिक्स को इतना थॉरली पढ़ो, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस इंटरनेशनल लॉ के यहीं से आते हैं, पहले 12 टॉपिक से, एंड यू हैव टू रीड देम थॉरली। थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सही सोर्सेज को रेफर करोगे, यहां तक कि हमारे नोट्स को भी रेफर कर लोगे तो वो टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यहां से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ से, और उसके अंदर भी पहले 12 टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर करो। राइट, पेपर 2 में आपकी स्ट्रेटजी होगी जनरली यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं लॉ ऑफ क्राइम की, अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं पेपर 2 में, तो लॉ ऑफ क्राइम और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में से तकरीबन 7 से 8 प्रश्न जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अगर 14 प्रश्न है तो 7 से 8 जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, सारे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि सिलेबस कम है, आप 20 दिन में टॉर्ट्स कवर कर लोगे, तो यहां से अगर आपने 7 क्वेश्चन कवर कर लिए तो यू विल बी एट एडवांटेज, और बाकी के क्वेश्चन आप लॉ ऑफ क्राइम से कवर करना। 1 दूसरा, अगेन मर्केंटाइल लॉ और सीएलडी, इनके अंदर भी फर्स्ट टारगेट मर्केंटाइल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे देन टारगेट फ्रॉम सीएलडी। और सीएलडी के अंदर अगर आपको अच्छे तैयारी करनी है तो यू हैव टू रेफर पीवाईक्यूज थॉरली, पीवाईक्यूज को थॉरली पढ़ो, बिकॉज अगर आप सीएलडी को बिना पीवाईक्यूज पढ़ने का प्रयास करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज आईपीआर बहुत वास्ट है, एडीआर बहुत वास्ट है, एनवायरमेंटल लॉ बहुत वास्ट है, आप समझ नहीं पाओगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पढ़े और कौन से नहीं, कौन सा सेक्शन पढ़े और कौन सा छोड़े। तो इसलिए पीवाईक्यूज को क्लास में भी मैं ऐसे ही करता हूं, पीवाईक्यूज को इतना थॉरली रेफर करो कि आपको समझ में आ जाए कि पेटेंट लॉ में से क्वेश्चन कहां से आ सकता है, कॉपीराइट लॉ में से क्वेश्चन कहां से आ जाता है, ट्रेडमार्क में से क्वेश्चन कहां से आ सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इन द सेम मैनर अगर आर्बिट्रेशन से क्वेश्चन आएगा तो वो कौन से सेक्शन से आएगा, राइट, और किस पैटर्न में आएगा। तो जब तक आप सीएलडी को पीवाईक्यूज के थ्रू नहीं पढ़ोगे, सीएलडी वुड सीम वेरी टफ टू यू। तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि पेपर 2 के अंदर पार्ट ए में टॉर्ट्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और बचे हुए क्वेश्चन लॉ ऑफ क्राइम के, पार्ट 2 में कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बहुत इजी है, आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। एंड सीएलडी की तैयारी के लिए रेफर टू पीवाईक्यूज। नेक्स्ट, अब बेसिक नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट्स, पहली चीज आपको सिलेबस पे कमांड डेवलप करनी है, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद करंट अफेयर्स। जनरली करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 2 या 3 मैक्सिमम एक साल में, 3-4। अगर इंपॉर्टेंट लॉज में अमेंडमेंट हुई है या फिर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है तो वो विदाउट एनी डाउट आपके सिलेबस में, आपके पेपर में आएगी। अब फॉर एग्जांपल जिस साल आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुई,
ठीक है, वो आपका पेपर में आया। जिस साल फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अन्य एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होती है, ठीक है, आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुई, वो आपके पेपर में आया, तो आपके सिलेबस में जो भी लॉज रेलिवेंट है उनमें अगर अमेंडमेंट हो रही है तो उसको थॉरली स्टडी करना कि उसका इंपैक्ट जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई नेक्स्ट ईयर ही, उसी साल ही वो पेपर में आ गया। तो करंट अफेयर्स को आपको इस वे में पढ़ना है कि आप सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को जो भी हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है उनको अच्छे से पढ़ो। सेकंड इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। लॉ इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिकॉज क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत कम होता है एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल लॉ, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर आपको पहले स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना होता है। जब तक आप स्टेटमेंट को सही से इंटरप्रेट नहीं करोगे आप आंसर कैसे लिखोगे? इसलिए यू नीड टू स्टडी ऑल द टॉपिक्स इन कॉन्सेप्चुअल मैनर। आपको पता होना चाहिए कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट और पेटेंट में फर्क क्या है, कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट क्या होती है, कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट को क्यों अपने आप के अंदर एक सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग माना गया, और कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट करने के बाद भी आप किन सिचुएशन में बच सकते हो, आप क्या डिफेंस ले सकते हो, मॉरल राइट्स क्या होते हैं। जब आप इनको कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आएगा तो भी यू विल बी एबल टू डील विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट, पीवाईक्यूज को थॉरली स्टडी करना है, एटलीस्ट 8 से 10 साल के पीवाईक्यूज, उससे पहले मत पढ़ना लेकिन एटलीस्ट 8 से 10 साल। नेक्स्ट इज रिवीजन। सोर्सेज लिमिटेड, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन। एक टॉपिक को जब तक 5 बार नहीं पढ़ लेते, 5 बार, तब तक डोंट कंसीडर योरसेल्फ टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। 5 बार रिवीजन। और दूसरा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आई ऑलवेज से आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी। आप जो फर्स्ट आंसर लिखोगे और आप पेपर से पहले जो अपना प्रैक्टिस में लास्ट आंसर लिखोगे, दोनों में डिफरेंस देखना। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन ये रहता है कि 2 आंसर रोज लिखो, एक ऑप्शनल के लिए और एक जीएस के लिए, 2 आंसर लिखो, ठीक है। आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर मैं आपको क्लास में समझाता हूं कि आपको आंसर राइटिंग कैसे अप्रोच करनी है, आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, आपको किस प्रकार से हाईलाइटिंग करनी है, कहां पर डायग्राम यूज किया जा सकता है, कंक्लूजन किस वे में होगी। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन के अंदर सजेशंस मांगी गई हैं तो आपको सजेशंस कैसे लिखनी है, ऑल ऑफ यू हैव टू डू। लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्यूरेसी और स्पीड आपकी तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाता हूं। आई विल शो यू सर्टेन क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं हमारे लॉ ऑप्शनल एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, यू विल सी ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल है। दैट मीन्स मैंने जो अभी समझाया कि आप केवल रट्टा लगाकर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। आप क्वेश्चन का लेवल देखना। क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिजाइन्ड टू बी लार्जली दैट ऑफ अ फिगर हेड। ये देख आ गया यहां पर एक कीवर्ड, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हैज डिजाइन्ड टू बी फिगर हेड, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू केस लॉस। अब ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे देश के संविधान में प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एक फिगर हेड है। फिगर हेड मींस, अब हम ये जीएस में भी पढ़ते हैं कि ही इज ओनली अ सिंबॉलिक और टाइटुलर हेड, ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है वो इंडिविजुअल किसी सिचुएशन को, अगर हम स्पेशल सिचुएशन को छोड़ दो तो प्रेसिडेंट जनरली अपने सारे पावर, सारी अथॉरिटी को एक्सेस करता है काउंसिल मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे, ठीक है। इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन में बहुत कम समय पर प्रेसिडेंट काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम शमशेर सिंह जजमेंट देखें, उसके अंदर साफ साफ बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन का मतलब है सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर कंसल्टिंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर प्रेसिडेंट इंडिविजुअल तौर पर डिसीजन ले लेते हैं, एक्सेप्ट इन फ्यू सर्कमस्टांसेस, दैट डिसीजन विल नॉट फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको आंसर की फॉर्म में लिखना है। सेकंड देखो, ट्रायम्फ और पॉजिटिविज्म हैज रिड्यूस्ड इंडिविजुअल टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ रेदर देन सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल। अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंडिविजुअल का स्थान क्या है और पॉजिटिविज्म के कारण किस प्रकार से इंडिविजुअल जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट बन गया। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे पॉजिटिविज्म डेवलप हुई, ठीक है, वैसे वैसे नेशंस ने फोकस किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस ओरिएंटेड हो टुवर्ड्स कंडक्टिंग द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स। मतलब जैसे जैसे राष्ट्रों ने इंटरनेशनल अग्रीमेंट, कन्वेंशन करनी शुरू की, उनका मेन उद्देश्य था कि इंटरनेशनल लॉ के तहत, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत स्टेट्स के इंटर रिलेशंस को रेगुलेट किया जाए।
इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो रेलीगेट हो गए, जिसे हम कह सकते हैं कि वो बैकग्राउंड में चले गए। तो जैसे जैसे पॉजिटिविज्म इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रमोट हुई, आगे बढ़ी, वैसे वैसे इंडिविजुअल वो अब सब्जेक्ट नहीं रहा, वो ऑब्जेक्ट बन गया। दैट मीन्स नाउ ही डिड नॉट हैव मच राइट्स इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, नाउ ही ओनली बिकेम अ पर्सन ऑन हुम इंटरनेशनल लॉ अप्लाइड, बट ही डिड नॉट हैव एनी राइट, और ही हैड मिनिस्कल राइट्स इन इंटरनेशनल। लेकिन ये सिनेरियो चेंज हुआ आज के समय में। अगर हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस को देखें तो अगेन इंडिविजुअल भी अब इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। तो किसी समय के अंदर जब इंटरनेशनल लॉ का मुख्य फोकस होता था स्टेट के इंटरनेशनल रिलेशंस, ये स्टेट के आपसी संबंध, ठीक है, नॉट इंडिविजुअल्स। लेकिन वो बात चेंज हुई, वो सिनेरियो चेंज हुआ आफ्टर, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। नाउ इंडिविजुअल अगेन हैज बिकम सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉजिटिविज्म क्या चीज है, किस प्रकार पॉजिटिविज्म ने इंडिविजुअल्स को बैकग्राउंड के अंदर पुश किया, किस प्रकार से इंडिविजुअल जो है वो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट बन गए, एंड अब किस प्रकार से सिनेरियो चेंज हुआ, राइट। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has provided for a clear-cut distinction between civil and political rights on one hand and economic and cultural rights on other, with a distinct primacy given to political and civil rights. अब ये देखो, यहां पर ये जनरली क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स को तो इन्फोर्सेबल बनाया गया है, डीपीएसपी को नहीं। लेकिन सीधा नहीं पूछ रहे, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हो गए डीपीएसपी, इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स हो गए आपके, सॉरी, सिविल पॉलिटिकल राइट्स हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स, और इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स हो गए आपके डीपीएसपी। तो हमारे देश के अंदर प्राइमेसी दी गई है फंडामेंटल राइट्स को, सभी जानते हैं। व्यक्ति के एफआईआर वायलेट होते हैं, व्यक्ति सीधा कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है। तो आप एक्सप्लेन करोगे कि हमारे देश के अंदर जो है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स बेसिकली दे आर कवर्ड अंडर फंडामेंटल टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। लेकिन जो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स हैं दे आर प्रोवाइडेड इन डीपीएसपी, ठीक है। लेकिन ऐसा ही नहीं है, फिर आप लास्ट में एक पैराग्राफ बनाओगे, एक पॉइंट बनाओगे कि कोर्ट्स ने एटीट्यूड को चेंज करते हुए डीपीएसपी को भी इन्फोर्स कर दिया। कैसे कर दिया? बाय रीडिंग देम एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये आप अगर ये 20 मार्क का है तो आप डिटेल में 3 पेज लिख सकते हो एक्सप्लेनिंग किस तरह हमारे देश के अंदर कल्चरल और इकोनॉमिक राइट्स को डीपीएसपी में कवर किया गया, हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल सिविल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में कवर किया गया, और अब धीरे धीरे कोर्ट्स ने यह अप्रोच अपनाई है कि वो डीपीएसपी को भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा बनाकर ही इंटरप्रेट करने लगे। तो दैट मीन्स कि हमारे देश के अंदर अब इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को भी इन्फोर्स किया जाने लगा। नेक्स्ट, ये देखो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज अ जिस्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एग्जामिन द अबव स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट इलस्ट्रेशन। लीजिए, अब ध्यान से देखिए, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट। ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से थेफ्ट जो है के अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन बहुत जरूरी है। अगर थेफ्ट के 4 इंग्रेडिएंट मौजूद भी हों, प्रेजेंट भी हों, लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, अगर एक व्यक्ति ने एक ऐसा कार्य कर दिया जहां पर उसने एक मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजेसर की कंसेंट के बिना उसकी पोजेशन से बाहर निकाला, मूव किया, लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है उस व्यक्ति का, इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस नहीं है, तो फिर वो थेफ्ट नहीं है, क्योंकि थेफ्ट के अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन प्राइमरी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जांपल्स लिख सकते हो, 2-3 एग्जांपल्स, अगर 2 एग्जांपल भी लिख दिए प्लस केस लॉ लिख दिए, अच्छा आंसर बन जाएगा। अभी देखिए, ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिसने कॉन्सेप्ट को समझाओ, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट अमाउंट्स टू लीगल इंसैनिटी। लीजिए, ये लॉ ऑफ क्राइम में जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन है। लीगल इंसैनिटी, व्हाट इज लीगल इंसैनिटी? लॉ के अंदर आपको इंसैनिटी का डिफरेंस तभी मिलेगा if at the point of or at the time of committing offense you were so insane that you were not able to understand the consequences of the act। अपराध करते वक्त अगर आप इस मानसिक स्थिति में हो कि आप उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ ही नहीं सकते, तब जाकर आपको डिफेंस मिलेगा। अगर एक व्यक्ति जो मेडिकल तौर पर किसी सीरियस कंडीशन से सफर कर रहा है, डिप्रेशन, पैरानोया, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, लेकिन अपराध करते वक्त वो सेन है, उसको समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, कैसे पता लगेगा? सर्कमस्टेंसेस को देख के, तो उसको इंसैनिटी का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो लीगल इंसैनिटी अलग होती है, मेडिकल इंसैनिटी अलग होती है। लॉ केवल लीगल इंसैनिटी अलाउ करता है, मेडिकल इंसैनिटी नहीं अलाउ करता। नेक्स्ट इज पिजन होल थ्योरी इज इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स होल्ड्स नो जस्टिफिकेशन। नाउ एग्जामिन, अभी पिजन होल थ्योरी क्या बात करती है? ये लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के डिस्टिंक्शन को देखती है।
ठीक है। एक थ्योरी ये कहती है कि लॉ ऑफ टॉट जो है, ये लॉ ऑफ टॉट्स जो है उसके अंदर केवल कुछ ही टॉट्स हैं जो अभी तक इवॉल्व हो गए, तो जो एक्ट इन टॉट्स की डेफिनेशन में आ जाएगा वो तो टॉट है, ठीक है, जो सेलमेंट कहते हैं। लेकिन जो लॉ ऑफ टॉट की थ्योरी है जो विनफील्ड ने दी थी, ही सेज कि किसी को नुकसान पहुंचाना अपने आप के अंदर गलत है, किसी को लीगल तौर पर इंजर करना अपने आप के अंदर गलत है, ठीक है, किसी के इंटरेस्ट को हार्म करना अपने आप के अंदर रॉन्गफुल एक्ट है, ठीक है। तो पिजनहोल थ्योरी ये कहती है कि केवल लिमिटेड नंबर ऑफ टॉट्स ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन विनफील्ड थ्योरी के माध्यम से जो टॉट्स ऑलरेडी हैं और नए टॉट्स को बनाया जा सकता है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोर्ट ने नए हेड ऑफ लाइबिलिटी बनाई है। जैसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पहले थी ही नहीं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती थी। तो अगर हम सेलमेंट की पिजनहोल थ्योरी के तहत चलें तो नए टॉट डेवलप ही नहीं हो सकते, बिकॉज सेलमेंट कहता है कि जितने टॉट डेवलप हो गए हैं और आपका एक्ट अगर उस टॉट में फॉल करता है तभी जाके यू कैन बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। लेकिन विनफील्ड की थ्योरी कहती है कि नए नए टॉट्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो नए टॉट्स डेवलप हुए हैं, कोर्ट्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नए नए टॉट डेवलप किए हैं। तो दैट मीन्स पिजनहोल थ्योरी अब काम नहीं करती है। आप इसी को एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी कैन ओनली बी क्लेम्ड एज अ शील्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट से अब ये बात कर रहा है। अब हम सभी जानते हैं कि माइनर द्वारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट अपने आप के अंदर वॉइड हो जाता है। वो वॉइडेबल भी नहीं है, वो वॉइड ही है, शुरू से ही वॉइड है, ठीक है। ये इसलिए ताकि कोई व्यक्ति किसी माइनर को इन्फ्लुएंस करके उससे ऐसा अग्रीमेंट ना कर ले कि माइनर के इंटरेस्ट ही हार्म हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब माइनर अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठाकर किसी से अग्रीमेंट करे, उससे कुछ फेवर ले और बाद में कोर्ट में जाके क्लेम करे कि देखिए ये अग्रीमेंट तो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो माइनॉरिटी एज अ शील्ड तो यूज हो सकती है, एज अ वेपन ऑफ स्वॉर्ड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके अंदर कोर्ट्स की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स प्लस सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये एक ही सेक्शन है जो हमें पढ़ना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट इज आईपीआर। ये देखो, ये सीएलडी का क्वेश्चन है। आईपीआर एंड कंपटीशन लॉ जनरली वर्क इन टेंडम बट ऑफन बिकम फ्रेंड्स इन डिसएग्रीमेंट। अब ये क्या है? दिस इज टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपटीशन लॉ एंड आईपीआर। ये देखने में तो बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं, क्योंकि कंपटीशन लॉ कंपटीशन प्रमोट करता है, आईपीआर लॉ एक्सक्लूसिव राइट प्रमोट करता है, ठीक है। अगर मेरे पास आईपीआर है किसी इन्वेंशन के लिए, तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उसको मार्केट के अंदर बेच सकता हूं, उसको यहां तक कि इंडिया में इंपोर्ट भी कर सकता हूं, मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। लेकिन कंपटीशन लॉ का टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आए, ताकि कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट मिले, नई नई इनोवेशंस हो और कंपटीशन जो है वो हेल्दी तौर पर मेंटेन रहे। तो दोनों आपस के अंदर कहीं ना कहीं दे आर बेसिकली एंटीथीसिस ऑफ ईच अदर, लेकिन फिर भी हमारे कंपटीशन लॉ के अंदर इन दोनों को रिकंसाइल किया गया, इन दोनों को रिकंसाइल किया गया थ्रू सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, ठीक है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो हैं आप देखोगे ये सीधे क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। माफ कीजिएगा, स्टेटमेंट को आप इंटरप्रेट तभी कर सकते हो जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, एंड दिस इज आवर मेन फोकस इन आवर क्लास। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको लॉ ऑप्शनल के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, सिलेबस, एग्जाम के पैटर्न, आपकी अप्रोच और स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट और क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझाने का प्रयास किया था। सो विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं लॉ ऑप्शन को लेकर, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप अपनी क्वेरीज को फीड कर सकते हैं, आप हमारे काउंसलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस काउंसलर। तो आज की वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको लॉ ऑप्शनल को समझने में हेल्प मिली होगी, मदद मिली होगी, एंड नाउ यू विल बी एबल टू मेक अप योर माइंड वेदर टू चूज लॉ और नॉट। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद। Study IQ IAS